हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना ना भूलें। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र बुक से जॉन मिल्टन को। इससे पहले हम लोग शेक्सपियर को कवर कर चुके हैं, उसके 5 वीडियोज आ चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वो चार और वो 5 वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो 5 वीडियोज आप देखें, जिससे आपको आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी टीचिंग से संबंधित परीक्षाओं में वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो हम लोग अब कवर कर रहे हैं जॉन मिल्टन को। इससे पहले हम लोग जॉन मिल्टन के 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 31 से 60 तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये श्रृंखला अपनी इसी तरह चलती रहेगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक एज, तो उसको भी आप लोग पढ़ना नहीं भूलिएगा। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मिल्टन को। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप, ठीक है, अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो कौन से वर्क में जॉन मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के विषय में बोला है? तो कौन से वर्क में बोला है? तो एरियोपेजेटिका में। किसमें बोला है? एरियोपेजेटिका में। इसी को फ्रीडम ऑफ प्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। इस फ्रीडम ऑफ प्रेस में इसी को ही डेडिकेट किया गया है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। चलो, ये रहा जॉन मिल्टन्स एरियोपेजेटिका ऑफ 1644। तो कब आता है? 1644 में आता है। अ क्रिएशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ प्रेस फ्रीडम campaigners such as John Lilburn was a powerful call against censorship. When the printing press was first invented, it became one of the greatest enemies of the state and the church, ठीक है। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो वो सबसे ज़्यादा शत्रु बना था किसका? चर्च का बना था, ठीक है। बोथ वर डिटरमाइंड टू कंट्रोल इट। दोनों ने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया था। मिल्टन्स लास्टिंग इम्प्रेशन हैज़ कम फ्रॉम हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। इनकी कौन सी है? पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एपिक पोएम है। एट द पोलेमिकल पम्पलेट एरियोपेजेटिका, ठीक है। एरियोपेजेटिका वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जॉन लिलबर्न्स ट्रीटमेंट एंड वाज द फर्स्ट ग्रेट impassioned plea for free speech, reminding Parliament that when God created Adam, He gave him the freedom of choose, ठीक है, freedom to choose. जॉन मिल्टन was a civil servant. जॉन मिल्टन क्या थे? ये सिविल सर्वेंट थे। इन 1645 जॉन Labour wrote his anti-censorship pamphlets. State control of printing had been introduced by Henry VIII, ठीक है। कौन सी? हेनरी VIII। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। When was Paradise Lost published? तो Paradise Lost कब पब्लिश हुई थी पहली बार? तो 1667 में। कब पब्लिश हुई थी? 1667 में। देखो, 1658 से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं और 1665 में इसको कंप्लीट करते हैं। और जब ये पहली बार कंप्लीट होती है तो कितनी बुक में होती है? 10 बुक्स में आती है, ठीक है। जब सेकेंड बार पब्लिश होती है तो ये 1674 में पब्लिश होती है। कितनी बुक्स में? तो वो 12
बुक्स, उसे बोलते हैं कैंटो। ठीक है, अब देखते हैं, देखो जॉन मिल्टन्स इपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667, ओरिजिनली रिटन इन 10 बुक्स। ओरिजिनली जो बुक लिखी गई है तो 10 बुक्स में लिखी गई है। अब राइटर वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसमें ओरिजिनली कितनी बुक्स है, 10 बुक है, लेकिन उसे पूछ सकता है कि जब इसका सेकेंड एडिशन आया था या उसकी कितनी बुक्स हैं, तो आप 12 बुक मारिएगा। ठीक है, कितनी बुक्स, 12 बुक मारिएगा, लेकिन ओरिजिनली पूछे तब वहाँ पर आप 10 बुक्स मारिएगा। फॉलोइंग द मॉडल ऑफ द वर्जिल्स यूनिट, ये किसको फॉलो करती है, तो वर्जिल्स के यूनिट को फॉलो करती है। इन वर्क मिल्टन एक्सप्लोरर्स द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन काइंड बाई गॉड, द टेम्पटेशन इन एडन, सैटन्स एडमाय एम्बिशंस एंड फॉल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिन। ठीक है, देखो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिलेटेड टू मेरी सेलीज फ्रैंकेस्टाइन। ठीक है, मेरी सेली के ये फ्रैंकेस्टाइन से रिलेटेड है। कॉमर्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस और ऑथर्ड बाय जॉन मिल्टन। कॉमर्स को भी, ये कॉमर्स क्या है, एक मास्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक क्या है, सोनेट है। जब ये आया था तो किसके नाम से आया था, सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था। क्या नाम से आया था, सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था। ये सोनेट है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा गया है, तो पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा गया है। पेट्रार्कन में क्या होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, मैं थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट्स। तो ये किसके लिखा है, तो ये अपनी सेकेंड वाइफ, कौन सी, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के लिए लिखा है। ठीक है, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं, देखो इन 1657 जॉन मिल्टन सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक डाइड। ठीक है, कब मरती हैं इनकी वाइफ, तो 1657 में मर जाती हैं सेकेंड वाइफ। द मैन हु राइट्स मैं थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट्स इज वन ऑफ द सफर्स अ टाउन ऑफ द एक्सट्रीम बमर्स ऑल इन रो all the while dealing with a physical infirmity. His blindness which caused him to doubt his ability to carry out the work that is most meaningful to him. मैं थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट्स इज अ सोनेट। ये क्या है, ये तो है, ये सोनेट है। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है, उनकी वाइफ को डेडिकेटेड है, कैथरीन वुडकॉक को। मैरी पॉवेल वाज मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ। मैरी पॉवेल इनकी कौन सी पहली वाइफ होती है। मैरी पॉवेल जब इनसे शादी होती है तो उनकी उम्र 17 ईयर होती है और उनकी 34 ईयर होती है। मिल्टन की कितनी एज होती है, 34 ईयर एज उनकी होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड कब हो जाते हैं, तो वो 1652 में टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका 1608 में इनका जन्म हुआ था। अब जब 1652 में ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो वो 44 की एज में पूरी तरह से ये ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज आईसाइट एट द एज ऑफ 44 ड्यू टू एक्सेसिव राइटिंग दैट ही हैड टू डू एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जब ब्लाइंड हो जाते हैं उसके बाद वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। बाय दैट टाइम ही हैड नॉट इवन स्टार्टेड राइटिंग द इपिक। जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं तब वो इपिक पोएम नहीं लिखते हैं, उसके बाद ही लिखते हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, तो इपिक जो उनकी पैराडाइज लॉस्ट है वो कब से स्टार्ट किए थे, तो 1658 से लिखना स्टार्ट किए थे। ठीक है, थॉमस एवुड वाज हिज यंग लैटिन पपिल फ्रेंड। थॉमस एडवर्ड थे, इनके कौन से थे, बचपन के मित्र थे। ठीक है, इन 1649 ही वाज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी। तो वो 1649 में लैटिन सेक्रेटरी के रूप में
रखा गया था। कौन उनको अपॉइंट किया था? तो ओलिवर क्रॉमवेल ने किया था। किसने किया था? तो ओलिवर क्रॉमवेल ने किया था। ही वॉज आल्सो फेमस फॉर एरोपेजेटिका। वो किसके लिए फेमस है? तो एरोपेजेटिका के लिए फेमस है। अब अ पावरफुल ऐसे रिप्रूविंग सेंसरशिप। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? तो जॉन मिल्टन का जन्म कब होता है? तो इनका 9 दिसंबर कब होता है? 9 दिसंबर 1608 में इनका जन्म होता है और 8 नवंबर 1674 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 लंदन इंग्लैंड। कहाँ पर होता है? लंदन इंग्लैंड में। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोइट, पम्पलेटियर एंड हिस्टोरियन, considered the most significant English author after William Shakespeare. He is a best known for Paradise Lost. ये किसके लिए जाने जाते हैं? Paradise Lost के लिए जाने जाते हैं। Widely regarded as the greatest epic poem. ये क्या है? Greatest epic poem है in English, इंग्लिश में। English together with Paradise Lost and Samson Against Stage. It confirms Milton's reputation as one of the greatest English poets. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who said that in Paradise Lost book first? किसने कहा है? Milton's belongings to the devil's party without knowing it. तो किसने कहा है? तो इसको कहा है विलियम ब्लैक ने। किसने कहा है? विलियम ब्लैक ने। ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखो, it was William Black who asserted that Milton's belongs to the devil's party without knowing it. In Paradise Lost, the remark implies that Milton unconsciously glorified Satan, especially in book first of Paradise Lost. Satan can certainly possess heroic qualities in Paradise Lost, but if Milton glorify him, it is done consciously but knowingly or unknowingly. Milton is never on the side of the devil. ठीक है, वो कभी डेविल के साइड में नहीं रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लंदन में। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में। देखो, जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 लंदन इंग्लैंड। ही डाइड इन 1674। कब? 8 नवंबर को। 8 नवंबर 1674 को। चार्ल्स डोरेटी डाइड इन 1638। वाज हिज क्लोजेस्ट बॉयहुड कंपेनियन। चार्ल्स डोरेटी मर जाते हैं कब? 1638 में, जो इनके क्या होते हैं? बॉयहुड फ्रेंड होते हैं, कंपेनियन होते हैं। एपिथेलेमियन डेमलिस एंड एलजी कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन विच कम्युनेट डैडीज। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एलजी इन पर इन्होंने लिखी है। एपिथेलेमियन डेमोनिस। ठीक है, किस पर? डायबिटीज के ऊपर। आइए हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट बी इज स्पोकन बाय। ये क्या लिखा है? ये लाइन। ठीक है, व्हाट थो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट, जो खोया है वो पूरी तरह से नहीं खेल। तो किसको बोलता है ये? तो ये सैटर्न बोलता है। कौन बोलता है? ये सैटर्न बोलता है। कहाँ पर? पैराडाइज लास्ट में। व्हाट दो ही फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज द स्पीच ऑफ सैटर्न। ये किसकी लाइन? स्पीच है सैटर्न की। दिस लाइन इज एन एक्सीलेंट इम्प्रूवमेंट अपॉन सैटर्न्स स्पीच टू द इंटरनल spirit in Tasso. The person which contains this line narrated the Satan's attitude of implacable rebellion against tyranny of the institutional religion and the monarchy that offended black as well. To his own reformist ends by investing the predominant tone of the
पैसेज ट्रांसफॉर्मिंग Satan's furious resentment toward his vanquisher into Cynthia's ameliorating hope that some recompense can be found for the present defeat of her vision of love and equality in the secret sound। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से किस राइटर को जाना जाता है? बाय फॉलो अंडर ग्रेजुएट्स स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द स्पॉट। तो किसको जानते हैं लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से? तो जॉन मिल्टन को। ये कॉलेज में पढ़ते थे जब उनको इस नाम से जाना जाता था, उनके फ्रेंडों के द्वारा ये नाम बुलाया जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं। इन 1625 एट द एज ऑफ 16 जॉन मिल्टन इनरोल्ड अ क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कभी कभी पूछ लेता है कौन सी यूनिवर्सिटी से जॉन मिल्टन पढ़े हुए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़े हुए थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। मिल्टन्स फेलो स्टूडेंट्स टीज्ड हिम, उनको चिढ़ाया करते थे। ठीक है, टीज्ड हिम अबाउट हिज फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड गेव हिम द निकनेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। तो उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, द निकनेम likely recalls the Vita Donati, one of the ancient lives of the Roman poet Virgil, whose author Aelius Donatus claims Virgil was called the lady as the student because of his exemplary moral conduct। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। When the assault was intended the city is sonnet written by। ये भी एक क्या है? ये तो ये एक सोनेट है। तो ये किसने लिखा है? तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया ये सोनेट है। ठीक है, जॉन मिल्टन ने जितने भी सोनेट लिखे हैं तो किस फॉर्म में लिखे हैं? तो पेट्रार्कियन फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, पेट्रार्कियन सोनेट में, उसी को बोले हैं इटालियन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कियन सोनेट को ही किस नाम से जानते हैं? तो इटालियन सोनेट के नाम से जानते हैं। When the assault was intended the city is sonnet written by John Milton. The overall tone of the poem is fun and teasing. There is no use heavy sound or tragic serious word. The poem is published by the well-known literary publisher Humphrey Mose। किसने इसको पब्लिश किया था? हम्फ्री मोजले ने। किसने किया था? हम्फ्री मोजले ने इसको पब्लिश किया था। आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या है? तो ये एक अपना ऑड है। क्या ये? ऑड है। कब आता है? 1629 में आता है। 25 दिसंबर 1629 को ये आता है। ये पहला इनका वर्क माना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। On the morning of Christ's nativity is a nativity ode written by John Milton in 1629 and published his poem of John Milton 1645। इसका मिल्टन का जो फर्स्ट वॉल्यूम आता है पोएम्स का वो यही होता है 1645। ठीक है, कब होता है? 1645। It was considered as the early work by John Milton. So in some ways we call it an apprentice। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो अप्रेंटिस कह सकते हैं वर्क। द पोएम डिस्क्राइब क्राइस्ट इनकारनेशन। इनकारनेशन में क्या होता है? तो अवतार होता है। ठीक है, एंड इट्स ओवरथ्रो ऑफ द अर्थली एंड पैगन पावर्स। द पोएम आल्सो कनेक्ट द इनकारनेशन विथ क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन। ठीक है, क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन के विषय में ये बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। तो इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है? नोहम ऑर्गेनम उनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये कौन सा लिखा गया है? ओनली ये बी ऑप्शन, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है। आइए देखते हैं।
देखो, अमंग द अबव फॉलोइंग द डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना इज अ वर्क बाय जॉन मिल्टन, रिमेनिंग वर्ड्स एज एंड डेटर्स नोहम ऑर्गेनम किसने लिखा है, तो इट इज़ फिलोसफिकल वर्क बाय फ्रांसिस बेकन, किसके द्वारा लिखा गया है, तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा है, रिटन इन लैटिन एंड पब्लिश इन 1620, किस में लिखा गया है, तो लैटिन वर्क है, ये कब पब्लिश हुआ था, 1620 में। इंडेमियन इट इज़ अ पोएम बाय जॉन कीट्स, फर्स्ट पब्लिश इन 1818, 1818 में पहली बार पब्लिश होती है, कौन लिखता है, तो जॉन कीट्स लिखते हैं। प्रोथैलेमियन ये किसने लिखा है, इट इज़ अ पोएम बाय एडमंड स्पेंसर, अब एडमंड स्पेंसर का जन्म कब होता है, तो 1552 में, और मृत्यु कब होते हैं, 1599 में, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द ट्यूडर डेनेस्टी, ट्यूडर डेनेस्टी में ही क्या बोलते हैं, उन्हीं को एलिजाबेथनीज भी बोलते हैं, ठीक है। एलिजाबेथ ट्यूडर डेनेस्टी की लास्ट जो शासक होती हैं तो वो एलिजाबेथ फर्स्ट होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट हैज़ बीन टेकन, टू बी वीक इन मेजरेबल, डूइंग और सफरिंग, तो ये किसकी लाइन है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। टू बी वीक इन मेजरेबल, डूइंग फॉर और सफरिंग, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, कभी कभी इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि ये टेम्पेस्ट की लाइन है, लेकिन ये टेम्पेस्ट की लाइन नहीं है, ये किसकी लाइन है, तो पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। टू बी वीक इन मेजरेबल, डूइंग और सफरिंग, these lines have been taken from Paradise Lost, an epic poem in blank verse, 17th century, English poet John Milton. The first version, published in 1667, consists of 10 books. कितनी बुक्स थी, 10 books, with over 10,000 lines. कितनी लाइन थी, तो लगभग 10,000 लाइन के ऊपर थी। अब वर्स किस में लिखे गए, वर्स में, ब्लैंक वर्स में लिखी गई, ठीक है। तो और किस वजह से, ग्रैंड स्टाइल लिखी गई, किसमें, ग्रैंड स्टाइल में, ग्रैंड स्टाइल में। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट, तो प्रोज वर्क कौन सा है, तो ये इनका है एरोपेजेटिका, ठीक है। कौन सा है, देखो ये भी पोइम है, ये भी पोइम है, और ये भी पोइम है, लेकिन पैराडाइज सॉरी जो एरोपेजेटिका है ये तुम्हारी क्या है, ये तो प्रोज वर्क माना जाता है, ठीक है। एरोपेजेटिका इज द मोस्ट फेमस ऑफ द प्रोज वर्क मिल्टन्स बिकॉज इट हैज़ outlasted the circumstances of its original publication. On June 1443, the English Parliament passed the law called the Licensing Order, ठीक है। कब पारित किया गया था, तो जून 14 1643 को, which required that all books be approved by official censor before publication, and on November 23 1644 को मिल्टन रोट एरोपेजेटिका, मिल्टन कब लिखते हैं एरोपेजेटिका, तो नवंबर 23 1644 को, प्लीडिंग फॉर द रिपील ऑफ द लॉ, किसके विरुद्ध में, तो ये लाइसेंसिंग ऑर्डर के अगेंस्ट ये वर्क को लिखते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, तो क्या है ये, इट नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, ये किसके लिए ये जानी जाती है, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए जानी जाती है। आइए देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट इज एन इपिक एंड रिलीजियस वर्क, ये क्या है, इपिक एंड रिलीजियस वर्क है, एंड इट्स इन मैनी वेज एंड ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ मिल्टन्स, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी मानी जाती है। इन अनदर वे इट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। इन दिस वर्क वी फाइंड दैट द होल वर्क पैराडाइज लॉस्ट इज कलर्ड बाय द पर्सनैलिटीज ऑफ द मिल्टन्स, ठीक है।
throughout the poem. Some passages stand out among the remaining ones not because they particularly add the story, but because they form from part of the spiritual autobiography of the poet. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु इज द हीरो इन पैराडाइज लास्ट. देखो क्रिटिक्स के अनुसार कौन है, तो है सैटर्न को माना गया. ठीक है, बुक फर्स्ट एंड सेकेंड किसको माना गया है, तो सैटर्न को हीरो माना गया है. लेकिन जो अन्य बुक में माना गया है तो वो एडम को माना गया है. ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा जब एग्जाम में आए. लेकिन ये बुक फर्स्ट एंड बुक सेकेंड के अनुसार ये सैटर्न को माना गया है, लेकिन पूरा ओवरऑल एडम को माना गया है. ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में. द हीरो ऑफ द पीस ऑफ लिटरेचर इज यूजुअली द प्रोटागोनिस्ट और मेन कैरेक्टर. अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट डिफरेंट व्यूज ऑन द हीरो ऑफ द स्टोरी. मेजोरिटी ऑफ द क्रिटिक्स, देखो बोला था ना मैंने, क्रिटिक्स के अनुसार किसको माना गया है, तो वो सैटर्न को माना गया है हीरो एज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लास्ट. बट अ रेयर ग्रुप ऑफ द क्रिटिक्स आल्सो बिलीव दैट एडम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. ठीक है, बताया ना, जो क्रिटिक्स है उनके द्वारा एडम को हीरो नहीं माना गया, बिकॉज बोथ ऑफ देम लॉस्ट दियर हाई स्टेचर, क्योंकि दोनों अपने हाई स्टेचर्स को खो देते हैं. सैटर्न को भी वहाँ से निकाला जाता है पेंडेमोनियम से, और एडम को भी निकाला जाता है, इसलिए इसमें दोनों हीरो नहीं माने जाते हैं. फर्स्ट एडम, अ मैन हु हैड disobeyed God's command, and in result the misled his luxurious life in heaven in order to the stay with you in the earthly life of the earth as a punishment. Then Satan, who also disobeyed God's order and was thrown his hell, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, तो हेल में इसको भेज दिया जाता है. ठीक है, so both had faced tragedy in their life or can also take them as the tragic hero because they had high degrees honorable and fatal flaw. All these qualities lies in a tragic hero, but the best answer would be Satan. ठीक है, तो देखो पेंडेमोनियम मैंने अभी इसी में बोला है, तो पेंडेमोनियम जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, हेल होता है. ठीक है, पेंडेमोनियम क्या होता है, वो हेल होता है. तो ईडन, गॉड ऑफ ईडन, ईडन होता है ना, ईडन, वो तुम्हारा वहाँ पर रहते हैं, तुम्हारे ईडन और रहते हैं. ठीक है, आप लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. दिस लाइन अकर इन, तो ये लाइन कहाँ पर है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस. कहाँ पर है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ये मिल्टन का एक सोनेट है. ठीक है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. ये लाइन पोएम जो होता है सोनेट, उसकी ये लास्ट लाइन है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन. In this line, the poet reflects that he has a place in God's word despite his disabilities. On the late massacre in Piedmont, method I saw my late spouse Saint. ये भी दोनों क्या है, ये सोनेट है. ठीक है, ये भी मिल्टन के द्वारा लिखे गए सोनेट हैं. मिल्टन के जितने भी सोनेट हैं मोस्टली पेटार्कियन सोनेट हैं. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर. तो मिल्टन्स की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किसके लिए प्रेज की जाती है. ठीक है, तो वो ग्रैंड स्टाइल के लिए, किसके लिए की जाती है, तो ग्रैंड स्टाइल के लिए की जाती है. ठीक है, इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल, which means it is the elevated, serious, highly crafted and
डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन स्पीच। ठीक है, इट इज सो अनफैमिलियर सो कॉमन लैंग्वेज इवन द usual literary language that Dr. Johnson accused Milton's pedantry, Milton's grand style, can discussed under 4 or 5 heads, rhyme and music and words, game and figure of the speech, diction and decorum, syntax and the remoteness and subtlety of the languages and theme। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, तो पैराडाइज लॉस्ट कितने बुक्स में है, तो वो 12 बुक में है। देखो ओरिजिनली पूछ लेगा, ओरिजिनल पूछ लेगा कि ओरिजिनल फॉर्म कितनी है, तो वो 10 बुक में। ठीक है, लेकिन अगर टोटल पूछे तो टोटल 12 बुक हैं। ठीक है, फर्स्ट एडिशन जब आया था 1667 को 10 बुक में आता, जो सेकेंड एडिशन आया था 1674 में, तो वो 12 बुक में आया था। ठीक है, आइए देखते हैं। इन मिल्टन्स रिकॉग्नाइज द पोएम इनटू 12 बुक बाय डिवाइडिंग 2 ऑफ द लार्जर बुक इनटू 4। ठीक है, द फर्स्ट एडिशन पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश इन 1667 इन 10 चैप्टर और बुक्स। ठीक है, उसी को कैंटो भी कहते हैं। ठीक है, कैंटोज भी कहते हैं। ठीक है, कैंटो या कंटोज। ठीक है, कंटोज प्लूरल हो जाता है, कैंटो सिंगुलर हो जाता है। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन। अभी पूछ सकता है कि जॉन मिल्टन कौन सी सेंचुरी के राइटर थे, तो वो 17th सेंचुरी के राइटर थे। ठीक है, ही आल्सो एडेड एन इंट्रोडक्टरी प्रोज आर्गुमेंट समराइजिंग द प्लॉट ऑफ द complexity is due to many analogies and digressions into ancient history and mythology throughout the poem। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग सेंचुरी कैसे निकालते हैं। मान लो शेक्सपियर का पूछता है कि शेक्सपियर कौन सी सेंचुरी के राइटर थे। देखो शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 16th सेंचुरी में, लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी तो वो 1616 में हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 17th सेंचुरी। ठीक है, तो इनको दोनों बोल सकते हैं, 16th एंड 17th सेंचुरी राइटर इनको बोल सकते हैं। लेकिन मिल्टन को अगर आ जाए, मिल्टन देखो 1608 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने में? 1674 में। तो ये कौन सी? 17वीं शताब्दी। ठीक है, कौन सी शताब्दी में जन्म होता है इनका? 17वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है और 17वीं शताब्दी में ही इनकी मृत्यु होती है। तो ये कौन सी सेंचुरी के राइटर माने जाएंगे? 17th सेंचुरी राइटर माने जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी सेंचुरी से कौन राइटर बिलोंग करता है। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी आयोग पूछ लेता है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सैमसन एगोनिस्टिस बाय मिल्टन, क्या है ये? तो ये तुम्हारी एक ये प्ले है। क्या है ये? प्ले। ठीक है, देखो सैमसन एगोनिस्टिस इज जॉन मिल्टन्स प्रोफाउंड ट्रीटमेंट ऑफ अ बिब्लिकल स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ द क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। तो कभी पूछ सकता है कि ये किस बेस पे है, तो ये क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी इसको बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ पोएटिक प्ले विच वाज, ये पोएटिक है। ठीक है, परफॉर्म नहीं किया गया था, ये पोएटिक प्ले है। विच वाज पब्लिश इन 1671। इसी के साथ में पैराडाइज रिगेन भी आई थी। ठीक है, मिल्टन वाज नॉट डिजाइन इट फॉर द स्टेज सच एज अ प्ले इज नोन एज द क्लोसेट प्ले। इसको किस प्ले के नाम से और जाना जाता है? क्लोसेट प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट क्लोसेट ड्रामा, इसको फर्स्ट क्लोसेट ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है इन इंग्लिश। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सी पेस्टोरल पोएम है? ठीक है, तो ये लिसिडास है। इसी को क्या बोलते हैं? तो एलिजी बोलते हैं। ठीक है, तो किसको? ये एलिजी है। ये किसके डेडिकेट है? एडवर्ड को डेडिकेट है। ठीक है, देखते हैं।
Lycidas by John Milton is a great pastoral elegy which wrote commemorate the loss of the a good friend. ठीक है, एडवर्ड के लिखी गई है. इट इज काइंड ऑफ द पोएम अबाउट द लॉस ऑफ द हिज गुड फ्रेंड किंग एडवर्ड. ठीक है, किंग एडवर्ड. मिल्टन कम अप विद एन एलजी लिसिडास. ही हैज टेकन हिज नेम फ्रॉम थियोक्रिटस. थियोक्रिटस के इलियड से लिए गए, आइडल से. ठीक है, इन द विच लिटिजा इज द शेपर्ड एंड पोएट. Pastoral poetry is a genre which narrates the purity of the rural life. Very often it also related to the rebel lives of the shepherds. Country rural life, ठीक है, country rural life is a glorified as the pure from all problems of life. An LG being a poem written on the death of the some near or dear ones. Pastoral LG related to the both death and idyllic rural life. ठीक है, ये कब आती है? 1637 में आती है. ठीक है, 1637 में ये आती है. आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर. ठीक है, इन विच द राइटर्स करेक्टर इज द वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड. ये हु से मेड दिस स्टेटमेंट फॉर. तो ये किसने कहा है? तो ये दो देखो, एक ये मैकमिलन भी है और ये पैटिंसन. ये दोनों इसके सही आंसर है. ठीक है, ये इसके दोनों आंसर ही सही है. लेकिन इसका जो नियर अबाउट माना जाता है तो ये मैकमिलन को माना जाता है, लेकिन इसको बुक में माना गया है, तो इसको बुक में माना गया है पैटिंसन. लेकिन ये इसका दोनों आंसर सही है. ठीक है, मैकमिलन और पैटिंसन. ठीक है, तो इसका ये बी और सी दोनों आंसर इसके सही है. देखो, द एबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय मार्क पैटिंसन, लेकिन इसमें मार्क पैटिंसन के द्वारा लिखा गया है. ठीक है, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन. तो मिल्टन की एज को कहाँ से कहाँ जानते हैं? तो 1625 से 1660 तक की एज को मिल्टन की एज से नाम से जानते हैं. ठीक है, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन फॉल्स बिटवीन द ईयर 1625 से 1660, कंप्राइजिंग कैरोलिन एज एंड कॉमनवेल्थ एज. द सेंट्रल इवेंट ऑफ द दिस एज वर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स कैलमिनिटी इन द एक्सेशन ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट. एक्सक्यूशन ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट. तो चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में मार दिया जाता है. ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में मार दिया जाता है. जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन 9 दिसंबर 1608. ही वाज अ ग्रेट जीनियस इन द फील्ड ऑफ पोएट्री. हिज पोएट्री रिफ्लेक्टेड द रिनेसा एंड द रिइंफॉर्मेशन एलिमेंट. ठीक है, तो आप जब घटना चक्र को पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा कहीं कहीं, वैसे ये बुक बहुत अच्छी है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इसमें फॉल्ट भी है, तो उनको भी आप लोग सही कर लीजिएगा. देखो यहाँ पर जैसे 1600 लिखा था, तो इसको 1608 में इनका जन्म हुआ था. ठीक है, वैसे इस बुक में ज़्यादा गलतियाँ नहीं पाई जाती हैं अन्य बुकों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गलतियाँ हैं, तो उनको आप लोग सुधार कर लीजिएगा इस बुक को पढ़ते समय. और इस बुक को आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिएगा. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ. तो इसमें कौन से हैं? मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन. तो इसमें ये तीनों एज पाए जाते हैं. ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट किसको जानते हैं? तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं. ठीक है, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स. कौन कौन सी हैं? मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन. ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर मिल्टन campaigned the cause of the Puritans. The gloomy atmosphere which prevailed during his period, this period was mainly due to breaking up the accepted standards in government and religion. Metaphysical refer to a concern about the
fundamentals, problem of the word and this kind of the poetry was primarily figured by John Donne in early 17th century. ठीक है, early 17th century. Cavalier are the those gentlemen who during the Civil War fought on the king's side and in general way represented the champions of the ancient order. They were against the Puritans and the Parliament. Ben Jonson 11 June 1572 to अगस्त, यहाँ पर देखो 76 है, ठीक है, ये जो उठ के आ गया है तो यहाँ पर ये 76 यहाँ पर होगा, ठीक है। अगस्त 1637 was one of the most influential Cavalier writer. आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन फेज ऑफ। तो जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी जाती है तो कौन सी फेज में लिखी जाती है मिल्टन की, तो वो लास्ट फेज में लिखी जाती है, ठीक है। 1558 से 1658 से लिखना शुरू करते हैं, 1665 में इसको लिखकर कंप्लीट करते हैं और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1674 की इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब पब्लिश कब होती है, तो 1667 में पहली बार ये पब्लिश होती है, ठीक है। इस बुक के विषय में इतनी जानकारी देना जरूरी था। जॉन मिल्टन्स बिगन लिटरेरी राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट इन द लेट 60s, ठीक है। 60 लेट मतलब कि वही 58 आ गया ना, 1658। एज वी नोन मिल्टन वॉज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 एंड डाइड 1674। बाय 1661 मिल्टन वॉज द कंप्लीटेड ब्लाइंड ड्यू टू द आई डिस्कस ग्लूकोमा, ठीक है। ये और किस बीमारी से जूझ रहे थे, तो ये ग्लूकोमा बीमारी से जूझ रहे थे, उसी की वजह से इनको ये आई की प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, आई साइड इनकी चली गई थी। बट ही वेंट टू राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट यूजिंग हिज daughters as described and the pamphlet is completed in 1665, ठीक है। इनकी डाटर्स जो बेटियां थी उन्होंने इस बुक को लिखा था। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग एज अ मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के द्वारा मास्क कौन सा है, तो ये कॉमस। एक आर्केड भी उनका ये कॉमस है, ठीक है, ये मास्क है, ठीक है, और कॉमस भी तुम्हारा मास्क है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो कॉमस द मास्क वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट। मास्क इज आल्सो नोन एज द मास्क। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ मास्क प्रेजेंटेड एट द लूडो कैसल। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये बताना पड़ेगा। इन 1638 कॉमस सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ जॉन एगर्टन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एंड विस्काउट Blackley and the member of the Charles I Privy Council as Lord President of the Wales. Lycidas is an elegy of the pastoral nature composed by Milton in late 1637 to commemorate the death of the fellow student of Cambridge, Edward King, who drowned while crossing the Irish Sea. कभी कभी पूछ लेता है कि मिल्टन का जो फ्रेंड था एडवर्ड किंग, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो इरिश सी में हुई थी, ठीक है, डूबने से हो गई थी। मिल्टन्स एरोपेजेटिका पब्लिश इन 1644 एंड अपील टू पार्लियामेंट टू रिजाइन दियर लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ जून 1643, ठीक है। दिस ऑर्डर वॉज डिजाइन टू ब्रिंग पब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द क्रिएटिंग
a number of official censor whom the author would submit their work for approval। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अपीयर्स सोलिटाइड समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी। तो ये किस में आई है लाइन? तो ये पैराडाइज लास्ट की लाइन है। ठीक है, आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन रोट द पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक ग्रीफ फेम इज एन मैक्सिमम एज इन 12 बुक्स। कितने बुक्स में है? 12 बुक्स में है। इन द बुक नंबर 9 वी सी द एबव गिवन स्टेटमेंट। कहाँ पर मिलती है? तो बुक नंबर 9 में मिलती है। स्टेटमेंट व्हेन रीडिंग थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स एज वी नीड वॉक टिल योर यंगर हैंड्स एर लॉन्ग असिस्ट अस बट इफ मच कन्वर्स perhaps the stated so short options I could yield for solitude sometimes is best society। तो ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। कौन सी बुक में है? बुक नंबर 9 में है। ठीक है, थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं इसके विषय में। जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन दिसंबर 1608 में। ही वॉज एजुकेटेड एट एस.टी. पॉल्स स्कूल। कहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? तो एस.टी. पॉल्स स्कूल में हुई थी। देन एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। अगली जो शिक्षा हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो क्राइस्ट कॉलेज। कब इन्होंने इन्वर्ट करवाया था? 1625 में। ठीक है, कब? 1625 में। मिल्टन campaigns the cause of the Puritan as the Oliver Cromwell. During the period he wrote up serious pamphlets advocating radical political topics including the morality of the divorce, the freedom of the press, populism etc। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दी डॉक्ट्रिन क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्स ऑफ। तो ठीक है, ये किसे? पैराडाइज लॉस्ट। द डॉक्ट्रिन क्रिस्टिना इज अ हेरिटिकल ट्रीटीज एंड कास्ट आउट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज एन द फॉर्म ऑफ। तो जो कॉमर्स वो क्या है? मास्क है। ठीक है, क्या है? मास्क है। देखो, कॉमर्स इज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट और मास्क। इट वाज फर्स्ट पब्लिश एज अ मास्क प्रेजेंटेड एट लूडो कैसल इन 1638। Comus and Lycidas were John Milton's most important early poems. These poems were not only his major literary achievement but also intended his reputation as the author, which would have been secured by 1614 even without his later works. John Milton Masque, presented at the Ludo Castle, more frequently known as the Comus, can be considered as the his poetic offspring, like the daughter who has traditionally been prized for her delicacy and beauty। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। तो कौन से वर्ष के लिए इनको लैटिन सेक्रेटरी बनाया जाता है? तो कौन से वर्क के लिए? ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये कब आता है? तो 1649 में ये वर्क आता है। ठीक है, ये कभी पूछ भी सकता है ये वर्क कब आया था। तो 1649 में ये वर्क आया था। ठीक है, John Milton was a proponent of the view of that the people had the right
to dispose and punish tyrannical kings. He extended his support for the Republican Commonwealth after the execution of the King Charles I in 1649. Milton's support became the cause of his appointment as Secretary of Foreign Tongue और लैटिन सेक्रेटरी इन द कॉमन क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। ठीक है, क्रॉमवेल्स में क्रॉमवेल ने इनको वो किया था। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा सेशन। इसी तरह वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल में इसी तरह बने रहें। आप लोगों को चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने पूरा वीडियो देखा है उन दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला पार्ट आएगा, जो पार्ट होगा 3rd, तो उसमें हम लोग संभवतः जॉन मिल्टन को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक एज में कई सारे राइटर हैं, वो भी हम लोग घटना चक्र से ही कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।